बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, पौधों में जनन। तो पौधों में जनन के बारे में जानते हैं। जनन प्रक्रिया तो हम जानते हैं कि जनन क्या होता है। सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, इसी को हम जनन कहते हैं। ठीक है, तो पौधों में भी कई प्रकार के जनन होते हैं। चलो देख लेते हैं कुछ कायिकीय अंग। कायिकिक अंग कौन से? कायिकिक अंग पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों से बना होता है। किससे? जड़, तना, पत्तियों से बना होता है। ये पौधों में कायिकिक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिकिक अंग कहलाते हैं। इसी तरीके से जनन अंग क्या है? इसमें यह निश्चित अवधि तथा वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलते हैं। ये पौधों में जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? जनन अंग कहलाते हैं। अब चलते हैं जनन की विधियां। जनन की विधियां दो प्रकार की होती है, लैंगिक जनन और आपकी अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में पौधों में किसी भाग यानी जड़, तना, पत्ती से नए पौधों को उत्पन्न होते हैं, मतलब कि नया पौधा बना सकते हैं। जड़ से, तने से, पत्ती से हम नए पौधे की क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। पर लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। इनमें नए पौधे बीजों के द्वारा उगते हैं। किसके द्वारा उगते हैं? बीजों के द्वारा। अब चलते हैं लैंगिक जनन के उदाहरण देख लेते हैं। लैंगिक जनन के उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जड़, तना, पत्ती द्वारा हम इस पौधों का निर्माण कर सकते हैं। अब वो कैसे, कौन कौन से होते हैं? गन्ना, आलू, अदरक आदि तने के छोटे छोटे टुकड़े कर जमीन में लगाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो ये गन्ना है आपका, अगर हम इस भाग से इसको काटेंगे और इनको जमीन में लगाएंगे तो जो ये भाग है ये क्या होगा? ये जड़ का रूप ले लेगा। तो हम इससे नए पौधे यानी कि नए पौधे और लगा सकते हैं। जैसे गुलाब की कलम को हमने इस तरीके से काट दिया। ठीक है, किस तरीके से? इस तरीके से काटा और नए उसमें पौधे गमले में लगाकर इसको हम कलम द्वारा भी उगा सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से आलू में भी क्या होता है? आलू को हम क्या करते हैं? आलू को बीच में से काटते हैं। जो इसकी इस तरीके की शेप होती है आलू की, तो अब हम इसको इतना काटेंगे, इसको इधर काटेंगे, उसके जमीन में लगाएंगे तो इसके द्वारा हम नए पौधे का जन्म कर सकते हैं, यानी कि नए पौधे उगा सकते हैं। तो ये तो आपके क्या हो गए? अलैंगिक जनन, मतलब कि इनमें हमें किसी भी प्रकार के बीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसी से उन पौधों की ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब को उन्हीं पौधों से उनको उगा सकते हैं। ये आपके क्या हो गए? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में कुछ प्रकार है जो कि इस तरीके से है। मुकुलन यानी कि ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब मुकुलन एक कोशिकीय जीव होता है। ये क्या करता है? ये एक ही तरह के अलैंगिक जनन होते हैं जो कि अपने से ही दूसरे ईस्ट को जन्म देते हैं। जैसे एक ये ईस्ट ले लिए, एक कोशिकीय, फिर विकसित होता है, मुकुलन होता है इसमें, फिर ये एक भाग होता है, फिर नवी मुकुलन निकलता है, फिर दूसरा भाग निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, चौथा निकलता है। मतलब ये इनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में ही सक्षम होते हैं। फिर चलते हैं खंडन। ये तालाबों तथा जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए देखा होगा। ऐसे ये शैवाल होते हैं। आपने आसपास तालाब के देखी होगी कि एल्गी यानी कि शैवाल लगे होते हैं जो कि एक दूसरे पे फैलते जाते हैं। इन्हें भी किसी की आवश्यकता नहीं होती जनन क्रिया करने में। तो ये इस तरीके से होते हैं। अब चलते हैं वर्धी प्रजनन यानी कि कायिकिक प्रवर्धन। ठीक है, वर्धी प्रजनन, कायिकी प्रवर्धन। ठीक है, तो जब पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। देखो कैसे, ये अजूबा नाम का एक पौधा होता है जिसकी पत्ती क्या करती है? आसपास की पत्तियों में अपने आप नए पौधे की
क्या होती है, उत्पत्ति होती है, यानी कि वो दूसरे पौधों को जन्म देना स्टार्ट कर देती है ना। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, जो कि पत्ती जब भूमि के संपर्क में आती है, पत्ती के ही द्वारा ये दूसरे पौधे का जन्म देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्धीय प्रजनन कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से देखो, मैंने अभी आलू का बताया था आपको, आलू का भी ऐसा ही है। देखो ये आंखें होती है, इसी के द्वारा अंकुरित होती है, तब जाके नया पौधा बनता है। अदरक में भी इसी तरीके से क्या होता है, नया पौधा बनता है। अरबी होती है, अरबी भी ऐसी होती है। ठीक है, ये सब क्या होती है, ये वर्धीय प्रजनन कहलाते हैं। अब चलते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ये पुष्प है आपका, ये क्या है आपका अंडाशय, ये बाह्यदल, ये तंतु, ये पराकोश, पंखुड़ी, वर्तिका और वर्तिका। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है आपके लैंगिक जनन का उदाहरण है, जिसमें नर और मादा दोनों जनों की भागीदारी आवश्यक होती है। पुष्प के 4 प्रमुख भाग बाह्यदल, दल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर होते हैं। ठीक है, इन चारों के अधिकांश पौधे पुंकेसर यानी कि नर जननांग, मतलब कि जो पुंकेसर होते हैं वो आपकी कौन होते हैं, नर जननांग, और स्त्रीकेसर मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। मतलब ये दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, पर नर और मादा एक साथ ही होती है। ठीक है, इन्हें द्विलिंगीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें द्विलिंगीय भी कहते हैं। जैसे गुड़ैल, सरसों, मटर, सेम, इनके जो फूलों में ये द्विलिंगीय भी होते हैं, और क्या होते हैं, ये एक ही में क्या पाए जाते हैं, नर और मादा एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प देख लेते हैं। एक लिंगी पुष्प में होते हैं पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू तथा खीरा। ठीक है, तो ये आपके एक लिंगी पुष्प होते हैं। फिर देखते हैं एक सामान्य पुष्प में निम्नलिखित भाग होते हैं। जो एक सामान्य जो पौधा होता है उसमें कुछ निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, अब चलते हैं परागण पर। परागण क्या होता है, परागण एक होता है, परागण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। जो स्वपरागण होते हैं वो क्या करते हैं, देखो ये क्या है, आपके 2 पुष्प हैं, जो ये आपके पराकोश है, ये वर्तिकाक। ठीक है, ये वर्तिकाक, ये परागण। अब ये कैसे हो रहे हैं, ये स्वपरागण कैसे हो रहे हैं, जो आपके पराकोश है ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद जो इनमें परागण होता है उसी को हम स्वपरागण कहते हैं। और इसी तरीके से परपरागण क्या होता है, जब तितली या मधुमक्खी अपना शहद या मतलब कि शहद लेने आती है, इनसे मीठा रस लेती है, तब ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद इनमें परपरागण होता है। तब जाके क्या होता है, ये नई प्रक्रिया जनन करते हैं, यानी कि फूल खिलता है या कोई भी फल आता है, इसी को हम परागण कहते हैं। अब परागणों का अंकुरण एवं निषेचन, इसको देख लेते हैं। जो पुष्प का जो भाग होता है 2, वो देखते हैं। ये क्या कहलाती है, आपकी अंड कोशिका। ठीक है, और ये युग्मनज निर्माण, ये कैसे कर रहे हैं, जो आपका अंकुरित होता परागण, मतलब जबकि यहाँ पे जो वर्तकांक होता है उसके अंदर जो अंकुरण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, अंकुरण परागण हो रहा है। जब ये यहाँ पे बनेगा फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ पर आता है, यानी कि पहले अंकुरण ऊपर होता है, उसके बाद जो अंकुरण होने के बाद पराग नलिका के द्वारा युग्म जनन निर्माण करता है। ये इस नलिका के द्वारा अंदर जाता है जहां पे युग्मनज निर्माण होता है, तब जाके क्या होता है, इसमें निषेचन होता है। ठीक है,
अब चलते हैं बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बीज, जो बीज होते हैं वो कहीं से उड़ के और किसी जगह स्थान पर आ जाते हैं, उसके बाद पौधा पुनः मतलब पौधा अपना जन्म प्रक्रिया शुरू कर देता है, यानी कि पौधा होना शुरू हो जाता है। या किसी जानवर के थ्रू बीज या गुठली को खाया गया हो और उसने क्या किया हो, क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के बाद वो अगर बीज बाहर आता है तो उसके द्वारा भी क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, मतलब कि वो पौधा वहां पे उगना भी शुरू हो जाता है बीज के द्वारा। तो ये उड़ते हैं, जैसे कि आपने आक का पौधा देखा होगा, जो कि जिसे हम अकौआ भी बोलते हैं, उसके जो बीज होते हैं जगह जगह उड़ उड़ के जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो जन्म लेते हैं। इन्हीं को हम बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। बीज का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधों की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा को कम करने में सहायक होता है। मतलब कि इनको ना तो सूर्य के प्रकाश की ज्यादा जरूरत होती है, ना जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये क्या कहते हैं, बीजों का प्रकीर्णन कहलाते हैं। जैसे देखो ये बीज उड़ने का पंख, मतलब कि ये बीज जो उड़ते हैं, जैसे उसमें अलग तरीके से, इस तरीके से आता है। अगर आपका बीज है तो आपने अक्सर देखा होगा इस तरीके से उड़ता हुआ आता है, तो वो क्या होते हैं, वो आपके बीज होते हैं, यानी कि वो अकौए के बीज होते हैं। वो किसी जमीन पे जाते हैं, कच्ची जमीन पे, तो वो वहां पे पौधा बनकर आता है। तो इसी तरीके से बीजों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। जैसे सहजन का भी मतलब कि जो बीज गिर जाते हैं उनसे क्या हो जाता है, पौधे का निर्माण होता है। सूरजमुखी, मादर यानी कि आंख मैंने बताया, जेलिथिनिम, ये सब क्या है, ये वो बीज हैं जिनको इन सब की आवश्यकता कम पड़ती है। जैसे सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज, लवण, इन सबको क्या होती है, इन सब चीज की आवश्यकता कम होती है और इन बीजों के द्वारा ये नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। आप प्रश्न उत्तर पर, तो पहला प्रश्न आपका आ जाता है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए या निशान लगाइए। तो पहला का क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो क्वेश्चन है पहला, निषेचन, परागण, जनन, बीज निर्माण। तो निषेचन आपका आंसर सही हो जाएगा। परिपक्व, खा क्वेश्चन, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। ठीक है, तो बीज में, पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में, फल में, तो किसमें हो जाता है आपका, फल में। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है तना, पत्ती, जड़, पुष्प। तो आपका किससे हो जाएगा, पत्ती से। ठीक है, पत्ती से कैसे करता है, जैसे ये पत्ती है और इसकी साइड से कलियां निकलने लगती है। ठीक है, साइड से कलियां निकलने लगती है। पौधे के जनन अंग है, कौन कौन से हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल। तो आपका क्या हो जाएगा, फूल। डा, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। निषेचन, परागण, जनन, फल का बनना, तो परागण। ठीक, अब चलेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का क्वेश्चन देख लेते हैं, जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना कायिक जनन कहलाता है। नए भागों से पौधों का जनन होना कायिक जनन कहलाता है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। केवल मादा या नर में ही एक जनन अंग होगा, उसी को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। परागकोश में परागकणों का वर्तिकाग्र
पर स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन डैश यानी निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का प्रकीर्णन वायु डैश जल और जंतुओं के द्वारा होता है। ठीक है, अब चलते हैं सही गलत पर। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथनों पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। तो स्पाइरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं, तो बिल्कुल सही है। कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, तो आपका सही है। जैसे हम कलम लगाते हैं, इस तरीके से काटते हैं, किसी डंडी को इस तरीके से काटते हैं। ठीक है, तब जाके हम क्या लगाते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। इसी को हम कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन कहते हैं। ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है, तो हाँ, खंडन द्वारा होता है ईस्ट में, क्योंकि वो सड़ा सड़ा के अपने जनन को प्रक्रिया देता है। स्त्री केसर पुष्प का नर भाग होता है? नहीं, स्त्री केसर नर का पुष्प भाग नहीं होता। पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं, तो हाँ, सही है। ठीक है, अब चलते हैं सही मिलान पर। तो सही मिलान करेंगे तो स्तंभ का से स्तंभ खाद को कली यानी मुकुलन यानी ईस्ट से, ठीक, आंख यानी आलू, आलू में क्या पाई जाती है? आंख। खंडन स्पाइरोगायरा, पंख मैपिल, बीजाणु डबल रोटी की फफूंद। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी कि संयोग की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो पौधों में लैंगिक जनन देख लेते हैं आंसर। ठीक है, पौधों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मुकुलन द्वारा और खंडन द्वारा। ठीक है, मुकुलन के बारे में जान लेते हैं। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है, जिसे मुकुलन या कली कहते हैं। ठीक है, जैसे ये छोटा सा क्या है, ये कली है, इसी को हमने क्या बोला है? मुकुलन, यानी कि जो जनन ले रहा है। फिर ये जनन लिया इसने, फिर ये बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर बढ़ने के बाद अलग हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मुकुलन धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मात्र यानी जनक कोशिका से अलग हो जाता है और नई कोशिका बन जाता है। नई कोशिका बन जाता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। किसमें? हाइड्रा और ईस्ट में। अब चलते हैं खंडन, फर्मेंटेशन द्वारा। खंडन अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिका अनेक खंडों में टूट जाती है, जिसे खंडन कहते हैं। एक कोशिका अनेक खंडों में टूट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए नए पौधों का निर्माण होता है। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। ठीक है, जैसे ये अलग अलग खंडों से टूट रहे हैं। स्पाइरोगायरा का एक शैवाल में खंडन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। तो स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधों के दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये क्रिया परपरागण
कहलाती है। मतलब अगर किसी और जाति पे पहुंचता है तो परपरागण, और ये खुद पे पहुंचता है तो स्वपरागण। आठवां है आपका, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उनके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। ये आपका पुष्प है, ठीक है, परागकोश, पुंकेसर, इसको हमने पुंकेसर लिया है, स्त्रीकेसर, ये आपका बीच में स्त्रीकेसर है। तो पुष्प के जनन अंग। अब स्त्रीकेसर के भाग देख लेते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये आपका क्या है, अंडाशय। फिर पुंकेसर के भाग, तो ये आपके पुंकेसर है, ये परागकोश और तंतु, ठीक। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। पहले अलैंगिक जनन जान लेते हैं। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है, ठीक है। और अब लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा जनकों की भागीदारी होती है। किसकी, नर और मादा दोनों जनकों की भागीदारी होती है। लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं, ठीक है। किसके द्वारा उगते हैं, बीजों के द्वारा, और वो जड़ तथा पत्ती के द्वारा उगते हैं, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, बीजों द्वारा प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। तो बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां, प्रगति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा, वायु तथा जल व जंतुओं द्वारा होता है। तो वायु द्वारा देख लेते हैं। वायु द्वारा यानी हवा द्वारा फैलाव। कुछ पौधों के बीज पंख युक्त हल्के और बाल जैसी संरचना वाले होते हैं, जो हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। तब जाके हमें क्या मिलता है, पौधा मिलता है। जैसे चिलबिली, क्या, चिलबिली। द्विफल यानी मैपिल, घास, मदार, आंख आदि। जल के द्वारा पानी से फैला। कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय रेशेदार होते हैं, ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। थैंक यू बच्चों।